चलिए दोस्तों, बात करते हैं 2020 में जो विज्ञान का पेपर आया था कक्षा 10 का, उसमें साइंस के जो क्वेश्चन थे किस लेवल के पूछे गए थे, सभी क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। तो आज सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको लेवल पता चल जाएगा, आज सॉल्यूशन नहीं बताएंगे इसका। तो सबसे पहले निर्देश लिखा है 2020 824 पेपर कोड NN और 931। अब देखेंगे ये सब निर्देश लिखा है, निर्देश आप देख लिया, क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे, कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे। इसमें लिखा है प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड के नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, अर्थात एक पेज जब भर जाए, अगर आधा खाली है तब भी, अगर अगला आप जैसे केमिस्ट्री कर लिए, फिजिक्स करना है तो अगले पेज से करें, जो खाली पेज उसी में ना लिख दें, ये मतलब है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य, ये निर्देश है। अब देखेंगे यहाँ पे आ गया फिजिक्स। तो फिजिक्स में एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या जब पूछेगा तो ये फोकस दूरी जो होती है इसकी दोगुना होती, तो 20 दूना 40, सीधे आप 40 लगा देंगे, सही हो जाएगा। अब छोटे छोटे क्वेश्चन बताते चलेंगे, लेकिन पूरा पेपर आपको नहीं सॉल्व कराएंगे। अगला प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो ये होता है ओम। क्या होता है? ओम। आगे वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो वैद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों इसका मतलब यह कराने का पेपर है कि इसी लेवल के क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, आपको सीधे तौर पे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहां से दिख रहा होगा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? अर्थात प्रकाश की परावर्तन की घटना है, अपवर्तन की घटना है, कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये कौन सी घटना है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काला क्यों दिखाई देता है, क्यों प्रतीत होता है? वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को निर्माण को प्रदर्शित कीजिए तथा जब वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। अब चलिए ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक उत्तल लेंस की प्रकाशित केंद्र में लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ये भी हो गया। अगला, घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है? आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां तक है आपका। 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया है, ज्ञात कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा और हीटर तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आपको लेवल पता चल रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित सिद्धांत संरचना और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 2, 2, 4, 2, 6, 7 नंबर में है भैया। ये आप तैयार कर लेंगे, शायद रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मैंने इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया उसमें आपको बताया भी कि यह जरूर तैयार करके जाएंगे एग्जाम में। आगे, निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा आई, ए और बी के मध्य विभवांतर। ये इस क्वेश्चन का फिगर है, तो फिगर भी अच्छे से देख लेंगे। 3, 2, 5, 2, 7 नंबर का ये भी है। चलिए आगे बात करते हैं खंड गा की। तो केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री में बात करते हैं, शुद्ध जल का पीएच होता है, तो इसका पीएच क्या होता है? 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करती? कॉपर, जस्ता, लोहा, सोडियम। तो आपका सोडियम सही हो जाएगा। इसीलिए सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है, जल में नहीं रखा जाता है। आगे देखेंगे, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है CHO, C और COOH। इसमें यही हो जाएगा तीसरा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तीसरा सही हो जाएगा। आगे, फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टिक अम्ल का IPSC नाम है, रासायनिक सूत्र लिखिए। आगे, क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, खाने के सोडा को गर्म किया जाता है। 2 रिएक्शन आपको लिखना है, 1-1 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त लिखिए। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण लिखिए। आगे देखेंगे, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, समजातीय श्रेणी, साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन अभिक्रिया। आगे देखेंगे, निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए। मेथेन की दहन अभिक्रिया, एथिलीन को योगात्मक अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजना। आगे देखेंगे, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जल का संवहन करता है। अगर फ्लोएम पूछ लेता तो फूड का हो जाता। अगला क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल का तापक का उपयोग किस दिन करते हैं? तो बादलों वाले दिन नहीं करते हैं, क्योंकि इस दिन धूप नहीं होती, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं करते। पूछा ना, तो बादलों वाले दिन नहीं करते हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मस्तिष्क जो है उत्तरदायी सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे ऊपर वाला लगा लिए, लेकिन इसमें चारों होंगे क्योंकि सभी कार्य क्या है, ब्रेन के हैं, क्योंकि ब्रेन को बॉडी का मैनेजर कहा जाता है। आगे देखेंगे, निम्न में कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी तो है, लेकिन शुक्रवाहिनी क्या है, यह नहीं है। आगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? तो आपको बता दें, इसके मैंने क्वेश्चन लिख लिया, आपको एक एक क्वेश्चन दिखा देंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखेंगे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। तो भैया आप सबको दिख रहा है ना, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड व जल है, और इसका अंतिम उत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। इसमें यह भी पूछा गया, और इसका अंतिम उत्पाद क्या है, तो आणविक ऑक्सीजन, यह भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखेंगे, मानव के वृषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो जो मानव के वृषण है उनका मुख्य कार्य क्या है, तो ये भी आपका क्वेश्चन लिख लिए, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि शायद आने वाले एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो मानव के वृषण के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, शुक्राणुओं का निर्माण हो गया, दूसरा एंड्रोजन का हार्मोन्स का निर्माण हो गया। अब इसकी 2 नंबर में है, लेकिन उसमें व्याख्या पूछा, तो व्याख्या ज्यादा नहीं लिखेंगे, लेकिन थोड़ा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अब देखेंगे, मानव में 2 वृषण होते हैं जो शिशन के दाएं और बाएं सटे होते हैं। वृषण के नीचे एक थैली होती है जिसे अंडकोश कहा जाता है। बस इतना लिख देंगे, काफी, 2 नंबर में पूछा गया है। अगला, जैव विकास को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है क्या है, जैव विकास है। तो जैव विकास हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा इसमें भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि नंबर के हिसाब हम क्वेश्चन लिखेंगे ज्यादा। ऐसा नहीं कि जो पता हो बहुत लिख दें, और जो ज्यादा नंबर का हो नहीं पता तो उसको कम लिख दें। तो जैव विकास, जीव जंतुओं में होने वाले क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं, जिसके फलस्वरूप सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों का निर्माण होता है। जैसे ऑप्शन में लिखना था, अथवा में जिससे डार्विन व लैमार्कवाद ने जैव विकास के संबंध में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। बस इतना लिखेंगे, इनके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, छुई मुई वाला है नहीं और अथवा में है, तो देख लेते मानव में लिंग निर्धारण। भैया इस बारे भी पूछे जाने की 100% संभावना, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो चलिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण भी मैंने लिख लिया है। यह देखते, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप सब तैयार कर लेंगे। आप सबको पूरा अच्छे से दिख रहा है ना भैया। चलिए ठीक, बात करते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की खोज मैकलंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। मादा में अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते, तथा पुरुष के शुक्राशय में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। इतना तो लिख देंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो गया। अब मनुष्य में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 22 जोड़ी क्रोमोसोम नर व मादा में समान होती है, इसलिए इनको समजात क्रोमोसोम कहते हैं, तथा 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम नर व मादा में अलग अलग होती है, इसलिए इसे विषमजात क्रोमोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम से ही होने वाले संतान के लिंग का निर्धारण होता है कि होने वाली संतान नर होगी कि क्या होगी, मादा होगी। आगे देखेंगे, इतना लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद इसका जो आरेख है वो भी बना देंगे, क्योंकि अगर 5 नंबर में पूछा गया है, आप परिभाषा लिखे, इसको नहीं बनाए तो 1 नंबर इसका आसानी से काट लेगा। तो XX क्रोमोसोम होते मादा में, XY होते नर में, इनके भी निषेचन कराएंगे, अर्धसूत्रीय विभाजन मतलब अलग अलग कर दिए। बाद में X का X से कराए, X हो गया, फिर X का X से देखेंगे, ये वाली X तो XX, फिर XY तो क्या हो गया, XY हो गया। अब देखेंगे XX और XY हो गया, तो XX XY XX XY अर्थात 1 हो गया माइनस वाला नर मादा हो गया, XY क्या हो गया, नर हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो प्लस का मतलब क्या, नर, और माइनस का मतलब मादा। तो हम देखें कि 2 लड़के हो रहे हैं, 2 लड़कियां हो रही हैं। अब नोट में ये भी लिखेंगे, लिखना नहीं भूलेंगे अगर पूरे पूरे नंबर चाहिए तो। क्या लिखेंगे, जब महिला व पुरुष के मध्य निषेचन होता है तो 50% लड़का तथा 50% लड़की होने की संभावना होती है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखेंगे, ओजोन परत। क्या देखेंगे, क्या होगा यदि खाद कड़ी, तो ये नहीं करेंगे, ओजोन परत वाला कर लेंगे। ओजोन परत क्षति हमारे लिए चिंता विषय क्यों है, तो ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक आने से रोकती है। अगर यह किरणें पृथ्वी तक आ जाएंगी तो हम लोग की जो त्वचा, स्किन जल जाएगी और स्किन कैंसर हो जाएगा। इसकी क्षति को सीमित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो बहुत सारे उद्योग धंधे और भट्ठों को बंद किया जा रहा है, तथा जो चिमनियां हैं वो गांव में नहीं चलाने देते हैं, और पेड़ पौधों को वृक्षारोपण किया जा रहा है, तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही जो कारखाने उनको चलाने की अनुमति है, अर्थात ज्यादा जो धुआं निकलता है जिसमें जहरीले पदार्थ केमिकल निकलता है उनको बंद किया जा रहा है। यही सब बना के लिख देंगे, बाकी आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो आपको मैं दिखा दूं, बताऊंगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये आपका हो गया नेफ्रॉन, हो गया क्या हो गया, वृक्काणु या नेफ्रॉन इसी को बोलते हैं। ये इसका फिगर बना देंगे और इसमें लिख क्या देंगे, तो ज्यादा इसमें भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब लिखेंगे क्या, ये भी आपको दिखा दे रहे हैं, एक मिनट। तो दोस्तों इतना आप लिख देंगे बस, इसमें कितना लिख देंगे, इतना आप लिख देंगे बस। एक बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, बस इतना लिख देंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये अगला क्वेश्चन था, पादप और जल में खनिज लवण के वहन की विधि। ये कम इंपॉर्टेंट, लेकिन जो वृक्क है, किडनी और वृक्काणु नेफ्रॉन, ये जरूर आप तैयार करके इस बार एग्जाम में जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर अदर सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बताइए। जय हिंद।